नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 23 की महाभारत में मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर से मिल रही बड़ी खबर की बात कर देते हैं, जहां पर बेजुबान से बेरहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने कुत्ते को उठाकर जमीन पर पटक दिया। बेजुबान पर क्रूरता का वीडियो ये इंदौर का बताया जा रहा है। इंदौर के गौरी नगर का ये वीडियो है। युवक का नाम अंकुश चौहान बताया जा रहा है। हीरानगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बेजुबान से बेरहमी एक बार फिर से हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवक ने कुत्ते को उठाकर जमीन पर बड़ी ही बेरहमी से पटक दिया। बेजुबान पर क्रूरता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर का यह वीडियो है। इंदौर के गौरी नगर का यह वीडियो बताया जा रहा है। युवक का नाम अंकुश चौहान है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इस युवक को इतना गुस्सा आया क्यों कि बेजुबान पर इसने इतनी बेरहमी से क्रूरता की, उठाकर पटका है एक कुत्ते को। आखिर एक ऐसा सलूक इन बेजुबानों पर क्या बिगाड़ा था इन्होंने इसका। बेजुबान को पहले, कुत्ते को पहले उठाकर पटकता है, फिर कुत्ता उठकर भागने की कोशिश करता है तो उसे लात भी मारता है ये युवक, जिसका नाम है अंकुश चौहान। सवाल अब यही उठता है कि आखिर जानवर कौन है। कई ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं। कई बार ऐसे वीडियो आ चुके हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक बड़ी ही बेरहमी से पहले उठाकर पटकता है बेजुबान कुत्ते को। उसके बाद जब कुत्ता भागने की कोशिश करता है तो उसे लात भी मारता है। कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं और ऐसे वीडियो सवाल उठाते हैं कि आखिर जानवर है कौन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस शख्स को कि किस तरीके से इसने पहले कुत्ते को उठाकर जमीन पर 2 से 3 बार पटका, फिर उसके बाद देखिए उसने किस तरीके से कुत्ते को लात मारी है। सवाल यही उठता है कि आखिर जानवर कौन है यहां पर। कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, कार्रवाई भी होती है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार थे। इंदौर के गौरी नगर का यह वीडियो बताया जा रहा है और इस युवक का नाम है अंकुश चौहान, जिसने एक बेजुबान के साथ क्रूरता की है। बेरहमी से उठाकर पहले तो कुत्ते को पटका, फिर कुत्ते ने वहां से भागने की कोशिश की, तब भी उसका मन नहीं माना और उसने कुत्ते को लात भी मारी है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का यह मामला, गौरी नगर का यह वीडियो बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे इंदौर संवाददाता मिथिलेश गुप्ता, जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, सवाल यही उठता है कि आखिर इस युवक को इतना गुस्सा आया क्यों कि उसने कुत्ते को इतनी बेरहमी से 2 से 3 बार पटका, फिर लात भी मारी। सवाल यह भी कि आखिर जानवर कौन है। मिथिलेश, देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है वो हीरानगर थाना क्षेत्र के गौरी नगर का है। जो इस युवक का नाम सामने आया है उसका नाम है अंकुश। और अंकुश को लेकर अभी तक जो जांच सामने आई है कि वो उस कुत्ते को लेकर काफी नाराज रहता था, क्योंकि जब भी वो वहां से गुजरता था तो उसको देखकर वो भौंकता था। उसको लेकर उस दिन उसका सनक सवार हुआ और उसे उठाकर वो कई बार जमीन में पटकता रहा। बेजुबान के साथ में क्रूरता का वीडियो सामने आया, अमानवीय व्यवहार का वीडियो सामने आया। और देखिए सुमित, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इसके पहले भी इंदौर सहित अलग देश के कई जगह से अलग अलग जगह की तस्वीर सामने आ चुकी है। और खासतौर पर अगर इंदौर की तस्वीर देखा जाए तो इंदौर में इस प्रकार बेजुबान साथ अमानवीय व्यवहार की 1 महीने के अंदर ये 5वीं या 6वीं तस्वीर है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि छोटी छोटी बात पर बेजुबान के साथ में मारपीट कर उसकी हत्या तक कर दी गई है। तो तमाम इस प्रकार के जो बेजुबानों के साथ क्रूरता का वीडियो सामने आता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता यह है कि जब भी इस प्रकार का वीडियो सामने आता है उसमें कार्रवाई जो की जाती है वो बहुत ही कमजोर धाराओं में कार्रवाई की जाती है। यानी जो इसके लिए कानून बनाया गया है वो सशक्त नहीं है। इसको लेकर जो भी पीपुल्स फॉर एनिमल्स के लोग हैं, जो भी इनके लिए एनजीओ संस्था के लोग काम करते होंगे, कहना है कि इसके लिए जो कानून है
है उसे और सख्त बनाने की जरूरत है, तब जाके इस प्रकार के अपराध रुकेंगे। इस प्रकार के अपराध में जिन भी धाराओं में केस दर्ज किया जाता है वो थाने से ही जमानत मिल जाती है, और कमजोर धाराओं में इसमें FIR दर्ज होती है और थाने से जमानत मिल जाती है। इस चीज का ये जो आरोपी है लाभ भी उठाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो वारदात, इस प्रकार की घटना को अंजाम जो देते हैं उनके मन में खौफ नहीं होता कानून का, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ही जो धाराओं में FIR दर्ज होती है उसमें जमानत थाने से मिल जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है कि इस प्रकार की जो तस्वीर है इससे कहीं न कहीं इस कानून को और सख्त बनाने की है। लेकिन फिलहाल ये हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला है और आरोपी का नाम भी सामने आ चुका है। बेजुबान के साथ जो क्रूरता का वीडियो है उसका बाकायदा तस्वीर सामने आई है और तस्वीर में सब कुछ दिख रहा है कि आखिर वो कितना संकी है, कितना सनक सवार है, जिस तरीके से वो बेजुबान के साथ गलत करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है मिथिलेश, देखने वाली बात होगी कार्रवाई कब होती है अंकुश पर। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करेंगे जेपी नड्डा के मिशन छत्तीसगढ़ की। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने जशपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान मिलता है। एक तरफ तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में हिंदुओं के खिलाफ उनके नेता बयान देते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सनातन के खिलाफ बयान पर कांग्रेस चुप क्यों है। ना तो सोनिया गांधी इसका जवाब देती है, ना ही कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में सिर्फ छलावा किया। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, मतलब जेपी नड्डा पूछना चाहते हैं, भूमिहीन लोगों को जमीन देने का वादा किया, उनको जमीन मिल गई क्या? भूपेश बघेल के दिखाने के दांत और खाने के दांत कुछ और हैं, लेकिन जनता सच जान चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनावों में उसे जरूर सबक सिखाएगी। ये सब कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह 500 रुपए दूंगा, भूमिहीन लोगों को जमीन दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? मिल गया मेरे नौजवान भाई? मिला क्या पिछले 5 साल में? ये है जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सरकार पिछले 5 साल में चलाई है। और ये परिवर्तन यात्रा क्यों है? ये परिवर्तन यात्रा इसलिए है कि पहले भी हमने आपकी सेवा की है, आगे भी आपकी सेवा। तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार पर, भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वही जनसभा को संबोधित करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण जशपुर से शुरू हुआ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे और उन्होंने इस जो रथ है इसको जो है परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाई। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये रथ जो है वो जशपुर से रवाना हो रहा है। करीबन 13 जिले और 39 विधानसभा को ये कवर करेगा। और यहाँ पर बीजेपी के छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम बड़े नेता आए हुए थे और दिलीप सिंह जुदेव जो है उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण जो जेपी नड्डा ने किया। हमारे साथ नारायण चंदल है और उनसे बात करते हैं। ये जो रथ यात्रा है इसका संचालन करेंगे और अभी इसकी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। सर, ये जो रथ यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, परिवर्तन यात्रा जो है, इसको कितना आप मान के चले कि कितना सफल होगा? देखिए, ये परिवर्तन यात्रा आज जशपुर से प्रारंभ हुई है। दिलीप सिंह जुदेव जी के कर्मभूमि से, जन्मभूमि से, और निश्चित रूप से इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक जाने का प्रयास करेंगे, गांव-गांव तक जाने का प्रयास करेंगे और छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है उसका जो कुशासन है उसको हम उखाड़ करके फेंकेंगे। भूपेश सरकार के असली चेहरे को इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम उजागर करेंगे। ये कहां तक जाएगी सर? रूट क्या होगा? और अगर रूट की बात करें तो क्या वहां के लोकल इश्यूज को लेकर आप वहां पर बात करेंगे या फिर जो अभी बात की गई सनातन की जो बात की गई है, चंद्रयान की जो बात की गई, ये सब भी आप बातें करेंगे? देखिए, हम लोकल इश्यू पर भी बात करेंगे
प्रदेश के मुद्दों पर भी बात करेंगे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारत की सरकार ने जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे और एक परिवर्तन की अलग इस यात्रा के माध्यम से जगाने का प्रयास करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई और भूपेश सरकार की विदाई होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। अब रायपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक लगातार जारी है। सीएम हाउस में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। विधानसभावार टिकट के दावेदारों पर चर्चा हो रही है। इस अहम बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ये बैठक ले रही हैं। बैठक में सीएम और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अहम और बड़ी बैठक कांग्रेस की हम कह सकते हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक जारी है। सीएम हाउस में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है। विधानसभावार टिकट के दावेदारों पर इस बैठक में चर्चा जारी है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ये बैठक ले रही हैं। बैठक में सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने अपनी अभी सूची का ऐलान नहीं किया है। पहली सूची का इंतजार है। कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, देखने वाली बात होगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। रायपुर संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है और बहुत ही बारीकी से समझा जा रहा है, मंथन हो रहा है। यही वजह है कि पहली ही सूची आने में इतना वक्त लग रहा है। आज एक बड़ी बैठक, क्या कुछ अपडेट? देखिए सुमित, आज की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा, डिप्टी सीएम टीएस बाबा सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी वहां पर मौजूद हैं। और सूची जारी करने से पहले, इसके पहले भी जो मंत्रणा है वो हो चुका है, मंथन है वो हो चुका है। लेकिन फाइनल चूंकि सूची करना है और ऐसे भी 9 तारीख की जो म्याद दी गई थी, सूची अभी नहीं आई है, कुछ विलम्ब जरूर हुई है। तो लेकिन उससे पहले जो जिताऊ जो प्रत्याशी हैं, जो जीत दर्ज कर सके, ऐसे प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाना है, टिकट देना है। तो तमाम तरह की मंथने हैं वो लगातार जारी है। हालांकि जितने नाम आए थे सभी नामों में विधानसभावार स्क्रूटनी कर दी गई है। अब जब दिल्ली में जो कांग्रेस की जो अहम बैठक होगी उसमें नाम तय होगा, लेकिन यहाँ से तमाम जो सूची जारी करने से पहले सभी राय मशवरा है वो किया जा रहा है। तो किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, चुनाव में किसी तरह का अड़चन ना हो और फिर प्रत्याशियों को जिनको टिकट देना है, इसके अलावा जिनको मायूसी हाथ लगेगी, टिकट नहीं मिलेगा तो उनको किस तरह के साधना है, तमाम रणनीति चुनाव के पहले की होती है। और कांग्रेस उस पर बिल्कुल जो है तय रणनीति के तहत उस पर जो विचार मंथन है वो कर रही है। जी ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद युगल आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। सनातन पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने सनातन को बीमारी बताने वालों को मानसिक रूप से बीमार बताया है और कहा है कि सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। विश्व को शांति और सद्भावना केवल सनातन धर्म ही दे सकता है। इंडिया गठबंधन के पीएम मोदी को हराने के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, ये कहा विजयवर्गीय ने। यह प्रश्न जानने की जरूरत है कि 20 तारीख को इनकी बैठक हुई और 22 तारीख को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टीफन के बेटे यह कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, ये बीमारी की तरह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, क्या ये बीमारी है? हम नदी को माता कहते हैं, हम समुद्र को देवता कहते हैं, हम पवन भगवान की तरफ पूछते हैं। हम ये क्या बीमारी है? ये एक्चुअल में मानसिक बीमारी उन लोगों की जो इस प्रकार के बयान देते हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म का झंडा सारे विश्व में लगेगा।
अब एक बार फिर से बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सियासी समीकरण बदल रहे हैं। कल प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र पर विकास के नाम पर जो भेदभाव करने का आरोप है वो बिल्कुल ही गलत है। एक तरफ कल डिप्टी सीएम का बयान सामने आया, वहीं आज बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोल दिया। अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा है, टीएस सिंहदेव मानते हैं कि मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के राज्य के विकास में साथ रही है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आम जन तक विकास पहुंचाने में नाकाम रही। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस की विदाई तय है। साथ ही दावा किया है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ही प्रदेश का विकास कर सकती है। छत्तीसगढ़ की धरती पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा सौभाग्य है कि तो बीजेपी के भेदभाव के आरोपों को खारिज करती है बीजेपी, और अब डिप्टी सीएम के बयान के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कहा है कि आखिरकार सच सामने आ ही गया। बीजेपी नेत्री सरोज पांडे ने भी ट्वीट कर कहा कि सौतेले व्यवहार की बात जो सीएम करते थे वो फिर से गलत साबित हुई। टीएस बाबा इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने जन घोषणा पत्र बना करके कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और साल भर पहले इन्होंने ही कांग्रेस पार्टी के अपने मंत्री पद से छोड़ते हुए स्पष्ट कहा कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना और जनता की जिन मांगों को लेकर के मैंने जन घोषणा पत्र बनाया था, मैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकता हूं अपने ट्विटर अकाउंट से लेकर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।